हर हर महादेव सती। आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 103 भाग। और उस चांडाल चौकड़ी में कौन कौन थे। साहिर का दिमाग तो बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन उसने सवाल कर लिया। फूफासा के अनुसार इस चांडाल चौकड़ी में 4 लोग थे। अमरेंद्र सिंह राणा, प्रदीप सिंह सिसोदिया, जिंदल और अग्रवाल। अब इन चारों की किस्मत का फैसला यहाँ प्रतापगढ़ के महल में हुआ था, और उसी दिन इस प्रतापगढ़ के महल का भी एक फैसला हुआ था। प्रेम जी आगे बता रहे थे, उस दिन इन तीनों के पिता भी महल में ही मौजूद थे। बात तो छोटी सी नहीं थी कि बच्चों ने झगड़ा किया और बड़ों ने आपस में सुलझा लिया था। ठाकुरों की छोटी छोटी बात उनके मूंछों पर आकर अटक जाती है, और ये तो बहुत बड़ी बात थी। फूफासा ने इसे अपने आत्मसम्मान पर ले लिया था, जो छोटे जमींदारों के सामने आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करते थे। उन लोगों ने पंचायत बुलाई थी और बकायदा उन्हें दोषी बनाकर उस पंचायत में खड़ा किया था। वह भी केवल अमरिंदर के कारण। ऐसा कहिए कि अमरिंदर की गलत दोस्ती के कारण। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। अब किसी भी कीमत पर फूफासा अमरिंदर की एक गलत संगत छुड़वाना चाहते थे। इस कारण किसी भी तरीके से उन लोगों की गलती नज़रअंदाज करने लायक नहीं थी। पंचायत का फैसला तो उसी दिन सिसोदिया, जिंदल और अग्रवाल के खिलाफ हो जाता, लेकिन गोली चलने के कारण पंचायत खत्म हो गई, और बाकी सब के लिए जब अमरेंद्र निर्दोष साबित हो गए। शमशेर भाईसा गुस्से में आ गए थे। उन्होंने भरी पंचायत में ही कह दिया कि जब ये तीनों दोषी है तो राणा के महल में ही इसका फैसला होगा। कुल मिलाकर काफी सोच विचार करने के बाद बड़ों का यही फैसला आया था कि अब इन लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। या तो ये लोग यहाँ से बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई करें, या फिर अपने अपने परिवार का बिजनेस देखें। प्रदीप सिंह सिसोदिया के पिता ने तो उसी समय उन्हें लंदन भेजने का निर्णय ले लिया था। प्रदीप सिसोदिया राजवंश से संबंध रखते हैं। उनके पिता की प्रदीप के अलावा कोई औलाद नहीं थी। इसके अलावा यहाँ रहने पर भी प्रदीप सब कुछ लुटा ही देते। इससे अच्छा था कि वह कम से कम पढ़ लिख जाए। उन्होंने तुरंत सारी तैयारी कर ली थी। अब अमरिंदर ने दिए प्रदीप के साथ ही लंदन जाने की जिद पकड़ ली थी, लेकिन उस समय महल की हालत ठीक नहीं चल रही थी। इतना पैसा नहीं था कि अमरिंदर को लंदन भेजा जा सके, तो फूफा ने कहा कि लंदन आपको क्यों जाना है, प्रदीप के साथ वहां पर ही बदमाशी करने के लिए। अगर प्रदीप लंदन जा रहे हैं तो आप मुंबई से ले जाइए। अमरिंदर वही बैठक में ही गुस्से से उखड़ गए थे। घर आने के बाद उन्हें ये भी बताया गया कि घर की हालत कैसी चल रही है, लेकिन बच्चों की तरह जिद पकड़ कर बैठा था कि उसे प्रदीप के साथ लंदन ही पढ़ने के लिए जाना है। लेकिन फूफासा को अमरेंद्र का गुस्सा झेलना या फिर उनके नखरे उठाना बिल्कुल बेवजह लग रहा था। उन्होंने गुस्से में अमरिंदर को घर से बाहर निकाल दिया। तब शमशेर भाईसा बीच बचाव करते हुए आए और उन्होंने अमरेंद्र का नाम मुंबई के बिजनेस कॉलेज में लिखवा दिया। इस तरह से अमरिंदर मुंबई चले गए। शुरू में तो अमरिंदर यहाँ आना नहीं चाहते थे। हम लोगों को यही लगता था कि अमरिंदर फूफासा के साथ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन ये बात ही नहीं थी। उन्होंने वही बसने का निर्णय लिया था। अपने साथ पढ़ रही लड़की अमला के साथ शादी कर ली। इसी बीच सत्यम भी हो गए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर नहीं अपनी शादी की, न ही अपने बच्चे की। किसी की खबर भी भिजवाने जरूरी नहीं समझी थी, जबकि यहाँ से हमेशा ही उनके लिए खैरियत की चिट्ठी से के साथ साथ एक मोटी रकम भी जा रही थी। यहाँ पैलेस में भी बहुत बदलाव हो गया था। कहते हैं ना, सुख दुख कुछ भी ज्यादा दिन के लिए स्थायी नहीं होता, और जो मेहनती होते हैं उनके साथ तो किस्मत को भी अपना रवैया बदलना पड़ता है। आपके बाबासा के दिन रात के मेहनत के कारण प्रतापगढ़ रियासत की हालत सुधरने लगी थी। उन्होंने कई सरकारी कामों का की ठेकेदारी लेनी शुरू कर दी थी।
बुआ सा अमरिंदर को याद करके बार बार रोती रहती थी, उदास हो जाती थीं। इस कारण आपके छोटे भाई सा की शादी के समय खुद शमशेर भाई सा बुआ सा को लेकर मुंबई गए और वहां पर जब उन्हें इन सब चीजों की जानकारी हुई तो बस चुपचाप अमरिंदर और उसके परिवार को वहां से लेकर चले आए। बाद में वहां से आने के बाद उन्होंने हमसे यही बताया, अच्छे खासे चलते बिजनेस के बावजूद भी अमरिंदर पर अच्छा खासा कर्जा हो गया था। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब जितेंद्र ने इन सब चीजों का विश्लेषण किया तो उसके अनुसार आमदनी से ज्यादा उन लोगों के खर्चे थे। प्रेम जी ने जितेंद्र जी की तरफ देखते हुए कहा। जितेंद्र जी ने हाँ में सर हिलाया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अमरिंदर के आने के बाद हम सब खुश हो गए थे। उसके बाद हम सब यहीं पर रहने लगे थे और फिर से यह चांडाल चौकड़ी सक्रिय हो गई थी। प्रेम जी ने कहा, असली मुसीबत की शुरुआत उस दिन से हुई थी जिस दिन अमरिंदर ने अपना हिस्सा मांगा था। अच्छे खासे चलते हुए बिजनेस में अगर 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात और नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। इस समय प्रतापगढ़ रियासत की हालत अच्छी तो चल रही थी, पर इतनी अच्छी नहीं चल रही थी कि आधे आधे करने के बाद भी उसे उसी रुतबे से चलाया जा सके। पर फिर भी अमरिंदर की जिद, जो कि अब लड़ाई झगड़े में बदल गई थी, उसको देखते हुए भाई साहब बंटवारे के लिए तैयार हो गए थे, जबकि फूफा सा इसके बिल्कुल खिलाफ थे। पर भाई सा के समझाने पर वह भी तैयार हो गए थे। कई जगह पर तो अमरिंदर ने आगे खड़े होकर अच्छी जमीनों को अपने नाम लिया था और पीछे वाली जमीन भाई सा के नाम लिख दी गई थी। पर फिर भी भाई सा कुछ नहीं बोले। उनका कहना था कि कैसे भी करके ये शांत रहे और माँ सा को कोई तकलीफ ना हो। फिर उसके बाद जब यह फैसला हो गया तो एक गवर्नमेंट टेंडर की बात आई। अभी तक सारी जमीन फूफा सा के नाम से ही थी, रसीद भी उनके नाम से ही करती थी, लेकिन उस दिन पता चला कि अमरिंदर ने अपनी कई जमीन प्रदीप सिंह सिसोदिया के नाम लिख दी है। भाई सा का तो दिमाग हिल गया था, क्योंकि बंटवारे के समय ही यह बात हुई थी कि जब तक फूफा सा जिंदा है कोई अपनी जमीन 1 इंच भी नहीं बेचेगा। इस खबर के मिलते ही फूफा सा की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी, लगा था जैसे कि अब उनके प्राण नहीं बचेंगे। और उस दिन पहली बार दोनों भाइयों में जबरदस्त झगड़ा हुआ था। इतना झगड़ा कि भाई सा ने गुस्से में अमरिंदर पर हाथ उठा दिया था और अमरिंदर वहां पर तो चुपचाप मार खाकर चले आए थे, लेकिन ऑफिस आकर उन्होंने अपना गुस्सा जितेंद्र पर उतार दिया। मैं उस वक्त भाई सा के साथ ही था जब दोनों भाइयों में बहस हुई थी और भाई सा ने अमरिंदर पर हाथ उठाया था। किसी तरह से भाई सा को रोककर मैंने वहां से अमरिंदर को भगाया था और भाई सा से शांति से बात कर ही रहा था कि हमें अब आगे इस मैटर पर शांति से ही काम लेना है। ये वही जमीन है जहां पर भी इस टाइम में वेस्टर्न ग्रुप अपना हेड क्वार्टर बनाने के लिए सोच रहा था और जिंदल ने इसी जमीन का सौदा करने के लिए जिंदगी से शादी करने के लिए सोचा था। प्रेम जी एक एक करके राज खोल रहे थे। इतनी महंगी जमीन मात्र 17,000 रुपये में लिखी गई थी, जिसकी कीमत आज 1700 करोड़ से भी ज्यादा है। जितेंद्र जी ने धीरे से कहा, यानी कि वह जमीन अब सिसोदिया के नाम से है? साहिर ने हैरान होते हुए पूछा। जितेंद्र जी ने इनकार में सर हिला दिया और प्रेम को आगे बोलने का इशारा किया। ये बात हम सब समझ रहे थे कि अमरिंदर गलत काम किया है, लेकिन फिर भी भाई साहब को भी अमरिंदर पर हाथ उठाने का अफसोस था। भाई साहब अभी खुद को संभाल ही रहे थे कि ऑफिस में हुए झगड़े के बारे में उन्हें पता चला। इसके बाद तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। जितेंद्र से तो पहले ही खार खाकर बैठे रहता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि भाई सा जगह उसकी जगह जितेंद्र को ही अहमियत देते हैं। प्रेम जी ने जितेंद्र जी की तरफ देखते हुए कहा, जबकि ऐसा नहीं था। जो जिस लायक होता है उसको उसके अनुसार ही अहमियत दी जाती है।
अमरिंदर पढ़ने में अच्छा था, उसके फैसले अच्छे होते थे, लेकिन अधिकतर वह दिमाग से नहीं दिल से फैसले लेता था और उसके फैसले कब बदल जाएंगे कोई नहीं समझ पाता था। प्रेम जी आगे बोल रहे थे कि साहिर बीच में बोला, ये सब कुछ चीजें तो हमने बड़ी माता से सुनी थी कि इसी कारण काकोसा हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले गए और फिर लौटकर कभी नहीं आए। लेकिन उन्होंने इतना विस्तृत में कारण हमें नहीं पता था। अब हमें ये कारण जानना है कि आखिर ऑफिस में आकर अमरिंदर काकोसा का जितेंद्र काकोसा के साथ क्यों झगड़ा हुआ था। उसने जितेंद्र जी की तरफ देखते हुए पूछा। यही तो वह सबसे मेन कारण है हराना सा, जो कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके कारण हम पूरे चांडाल चौकड़ी की आंखों में खटकते हैं। जितेंद्र जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में चांडाल चौकड़ी के लिए अच्छा खासा व्यंग था। जिस दिन बंटवारे की बात हो रही थी उस दिन हम बड़े राणा सा और राणा साथ दोनों के साथ ही बैठे हुए थे। आपके बाबा सा यानी कि राणा शमशेर सिंह, जहां इस बात को लेकर उन्हें समझा रहे थे कि अमरेंद्र का हिस्सा उन्हें दे दीजिए, आपके लिए हम हैं। वहीं पर बड़े राणा सा इस चीज को लेकर बहुत चिंता में थे कि अगर अमरिंदर को सब कुछ दे दिया जाएगा तो वह सब कुछ बर्बाद कर देगा। उन बड़े राणा सा यानी कि आपके दादाजी का एक सिद्धांत था, अगर विरासत में अपनी हिस्सेदारी ना जोड़ सको तो उसे बर्बाद करने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। और अमरिंदर के हाथ में पुरखों की इस जायदाद को, इस महल को देने का मतलब था कि वो कुछ दिन होता तो ढंग से चलाता, लेकिन बाद में उसके खर्चे या फिर उसके उलझुलूस कर्मों के कारण ये सब कुछ उसके हाथों से निकल जाता और उसको पता भी नहीं चलता। उनके हिसाब से बंदर के हाथ में नारियल देने जैसा था। इसलिए वह ऐसा कुछ चाहते थे जिससे कि इन सब चीजों को ऐसे मजबूत ताले में बांध कर रखा जाए कि अमरिंदर चाहकर भी इन्हें बेच ना सके। इसके लिए आपके बड़े बाबा सा ने मुझे बुलाया था। उनकी बात सही थी, उनकी चिंता भी जायज थी। भले ही अमरिंदर और अमला की नज़रों में ये सब कुछ रेत है जिसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन हमारी नज़रों में ये हमारी माँ है। काफ़ी सोच विचार के बाद हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर एक वकील से बात की थी। वकील ने कहा था कि अमरिंदर को सामने से उसका हिस्सा दे दिया जाए, क्योंकि बिना हिस्सा लिए तो मानेगा नहीं। पर सारी संपत्ति की रसीद जब तक बड़े राणा सा जिंदा है उनके नाम से ही करने दिया जाए, ऐसे में वह बेचने का अधिकारी नहीं बन पाएगा। अगर वह कोई रजिस्ट्री करता भी है तो वह रजिस्ट्री 24 घंटे के अंदर रद्द हो जाएगी। हमारे लिए इस समय अमरिंदर को रोकना जरूरी था और वकील को भी इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए कुछ समय चाहिए था। आपके बाबा सा मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, इस कारण उन्होंने ये जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाल दी थी और मुझे यही फैसला उस समय सबसे सही लगा था। मैंने यही सोचा था कि कुछ दिनों के लिए तो ये सब चीज़ें शांत हो जाएगी, तब तक कानूनी रूप से वकील कुछ ना कुछ ऐसा समाधान खोजने वाला था जिससे कि अमरिंदर के हाथ में बेचने की पावर ना मिले। हमारे पास विकल्प के रूप में सत्यम मौजूद था कि सीधे संपत्ति सत्यम के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाए, लेकिन अमरिंदर हर चीज़ों पर नज़र रख रहा था, या फिर ऐसा कहिए कि अमला सबसे ज़्यादा इन कागज़ पर ध्यान रखती थी, खासकर ऑफिस में हो रहे काउंटिंग के कामों को लेकर। उनको हर फाइल अपने कमरे में चाहिए होती थी। राजघराने की बहू होने के कारण हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमारे साथ हमेशा ही उद्दंडता कर जाती थी। जितेंद्र जी ने साहिर की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बोलने से पहले सोच रहे हो। आप निसंकोच होकर बोलिए काकोसा, हम समझ रहे हैं आपकी बात। इतना भी हमने अपनी आंखों को बंद करके नहीं रखा है। साहिर ने जितेंद्र जी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, यही बात राणा सा ने भी हमसे कही थी जब हमने उनसे एक बार संकोचते हुए बताया था
वो टेंडर हम देख रहे थे, लेकिन अमला मैडम के मांगने के कारण हमने फाइल उनके कमरे में भिजवा दी थी और उन्होंने जब अपने हिसाब से वह टेंडर भरा तो टेंडर हमें ना मिलकर सिसोदिया के खाते में चला गया था। राणा सा तो यही ही समझ रहे थे कि हो सकता है कि कुछ कमी अधिक होने के कारण हमारे हाथ से यह टेंडर चला गया है, जिसके कारण मैं उदास हूँ, और वह मुझे समझा रहे थे कि निराश होने की जरूरत नहीं है। ये तो किस्मत की बात है, हार जीत की बात है, ये सब लगा ही रहता है। लेकिन हमारे अफसोस का कारण तो दूसरा था, जो कि हम बोल नहीं पा रहे थे और उन्होंने हमारे चेहरे को पढ़ लिया था। राणा सा ने जब हमसे इसका कारण पूछा तो हमारी वफादारी ने उनसे एक भी बात छुपाने की इजाज़त नहीं दी। हमने धीरे धीरे उनसे बता दिया। इस बात को सुनकर वह भी अच्छे खासे परेशान हो गए थे। इधर जो घर में चल रहा था वह भी बड़ी रानी साहिबा के मुंह से उनके कानों में पहुंच ही रहा था। रिश्तों का लिहाज रखते हुए वह अमला को कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ देख रही थी। अमला पूरी तरह से परिवार को तोड़ने में लग गई थी। यहीं पर जो प्रॉब्लम हम लोगों के सामने नजर आई थी, तो हमने और राणा सा ने एक फैसला लिया था जो कि उनके और मेरे बीच में रह गया था, जिसके कारण ये संपत्ति तो बच गई लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। कहते हुए जितेंद्र जी ने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ली थी। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।